नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और मार्च में युद्ध की वजह से शेयर बाजार भले ही गिरे हों, लेकिन म्यूचुअल फंड निवेशकों ने समझदारी दिखाई और एसआईपी निवेश एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। लेकिन क्या आप जानते हैं रिकॉर्ड एसआईपी के बीच किन फंड्स ने आउट परफॉर्म किया और अब आपको पैसा कहां लगाना है? ये सब बताने के लिए हम फिर से लेकर हाजिर हैं म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। और म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, थैंक यू सो मच इस खास पेशकश में हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। तो शुरुआत सबसे पहले सवाल से करेंगे कि इस बार जो मार्च के आंकड़े आए हैं वो कैसे रहे? देखिए, मार्च महीने के आंकड़े अच्छे हैं। सबसे पहले तो ये कि म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी का जो निवेश है वो रिकॉर्ड हाई पर है। इक्विटी फंड में जो पैसा बढ़कर आया है वो इस महीने आया है 40,450 करोड़ रुपए, जो पिछले महीने लगभग 26,000 करोड़ के आसपास था। तो आप ये देखिए, करीबन 15,000 करोड़ रुपए ज़्यादा आए हैं इक्विटी फंड में, नंबर 1। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा एम ओवरऑल इंडस्ट्री का घटा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मार्च के महीने में डेट फंड में से लिखने करीबन 3 लाख करोड़ रुपए, 2,95,000 करोड़। आप सो हे भगवान, इतना! लेकिन मार्च के महीने में ट्रेंड ही है, आमतौर पर मार्च के महीने में डेट में से पैसा निकलता ही है। फरवरी में जरूर 42,000 करोड़ आया था। हाइब्रिड फंड एक और इंटरेस्टिंग स्पेस है जहाँ से मार्च के महीने में पैसा निकला है 16,500 करोड़ का। तो दो जगह से पैसा निकला है। एक तो निकला है 2,95,000 करोड़ आपका डेट फंड से, 16,500 करोड़ आपका हाइब्रिड फंड से। इसी वजह से थोड़ा सा आपको नेट इन्फ्लो कम दिख रहा है। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम का। पिछले महीने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था एयूएम 82 लाख करोड़, ये घटकर थोड़ा रह गया 73 लाख करोड़। आप पूछिए क्यों? क्योंकि थोड़े से इस महीने आपके लिए आते दिखे हैं मार्केट के करेक्शन की वजह से। लेकिन ओवरऑल निवेश जो है वो रिकॉर्ड हाई पर है इक्विटी फंड का, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन सर, एसआईपी के आंकड़े तो रिकॉर्ड लेवल्स पर एक के बाद एक, तो ये एसआईपी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? एसआईपी के आंकड़े भी बहुत मजबूत है। पहली बार 32,000 करोड़ के पार निकला है मंथली एसआईपी का आंकड़ा। एसआईपी पे फरवरी में 30,000 करोड़ से कम आया था, इस बार 32,000 करोड़ से ज़्यादा, करीब आप ये समझ लिए 2,000 करोड़ ज़्यादा आए हैं इस महीने। नए खाते खुले 53 लाख से, लेकिन इस बार पहली बार जो खाते खुले उनसे ज़्यादा बंद हुए हैं। 53,50,000 खाते बंद भी हुए हैं। तो इस बार एसआईपी का जो स्टॉपेज रेशियो 99% है, जितने खुले उतनी बंद भी हो गए। जबकि ये स्टॉपेज रेशियो फरवरी में 76% था। तो हाल ही के महीनों में सबसे ज़्यादा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है, यानी कि ये मान के चलें 2 वजह से एसआईपी बंद होती है। या तो एसआईपी का समय पूरा हो गया, ठीक है, या फिर एसआईपी में से लोग पैसा निकाल रहे हो, ठीक है। तो कहीं की स्टॉपेज रेशियो में मार्केट का मूड जो खराब हुआ, उसमें पुरानी एसआईपी बंद होने का भी एक थोड़ा सा एक इंडिकेशन नज़र आ रहा है। साथ ही इस महीने तक का हाईएस्ट एसआईपी आया है 32,000 करोड़ का। फरवरी में 29,000 करोड़ का आया था। लेकिन एक चीज़ जो पूजा इंटरेस्टिंग है, सितंबर के बाद से लेकर अब तक अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हर महीने 29,000 करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी का अमाउंट आया। आखिरी अगस्त में था जब 28,300 करोड़ के आसपास के आंकड़े आए थे। तो 29,000 करोड़ एक तरह से बेस हो गया है एसआईपी का हर महीने का। और इक्विटी फंड का ट्रेंड कैसा लग रहा है? इक्विटी फंड का ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि 30% पैसा बढ़कर आया है फ्लेक्सी कैप फंड में। 6,900 करोड़ था, वो बढ़कर 10,000 करोड़ आया है। स्मॉल कैप में 4,000 से 6,000 करोड़, यहाँ 50% की बढ़त दिखी है। मिड कैप में भी 50,000 करोड़ की बढ़त दिखी, करीबन 4,000 से 6,000 करोड़ का आया है। तो इक्विटी फंड का जो ट्रेंड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लार्ज और मिड कैप फंड में भी अच्छा पैसा आया, 2,000 करोड़ यहाँ बढ़ा है। सो अक्रॉस बोर्ड एक भी कैटेगरी ऐसी नहीं है फ्लेक्सी से लेकर मल्टी कैप तक जिसमें पैसा कम हो। इक्विटी फंड्स में अक्रॉस बोर्ड सब जगह ज़्यादा पैसा आता दिखा है। लेकिन पैसा जहाँ से कम हुआ है वो जानना भी जरूरी है। हाइब्रिड फंड्स, सबसे पहले आर्बिट्राज फंड में से पैसा जो 600 करोड़ आया था फरवरी में, मार्च में 21,000 करोड़ निकल गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा था कि डेट में से हमेशा मार्च में से पैसा लगता है, और आर्बिट्राज फंड नाम के इक्विटी फंड है, काम तो डेट फंड वाला ही है।
राइट। इसलिए डेट फंड होने के नाते इसमें से भी पैसा आपका निकल गया, ठीक है। बाकी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो सोना चांदी की तेजी को लेके जो एकदम लोगों का बड़ा उत्साह था ना, वो पैसा ज़्यादा मल्टी एसेट में जा रहा था, वो अब कम हो गया। बैलेंस एडवांटेज फंड में भी थोड़ा पैसा कम आता हुआ दिखा है। तो ये ओवरऑल बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डेट रिलेटेड फंड है उन्हीं में से पैसा ज़्यादा निकला है। और पैसिव फंड का प्रदर्शन कैसा रहा वहाँ के? अच्छा है, बढ़िया है। 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आया है पैसिव फंड से। पैसिव फंड का मतलब क्या है? ऐसे फंड जो सीधा इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, जैसे निफ्टी का फंड हुआ तो निफ्टी में ही लगाएगा, सेंसेक्स का हुआ, कोई फिन निफ्टी का, या पर्टिकुलर कोई सेक्टर इंडेक्स है तो उसमें लगाता है। उसमें क्या है, फंड मैनेजर को दिमाग नहीं लगाना कि मुझे कौन सा शेयर खरीदना, कौन सा बेचना है। जिस अनुपात में किसी एक इंडेक्स में जो शेयर है वही खरीदे जाते हैं। इंडेक्स फंड में पैसा थोड़ा बढ़ा है, 8,168 करोड़ आया है। गोल्ड ETF में फिर से पैसा घटा है, लगातार दूसरे महीने 2,265 करोड़ ही रह गया। सिल्वर ETF में से तो लगातार दूसरे महीने निकल रहा है, लोगों का चांदी से भरोसा ही उठ गया। पहले अब गोल्ड में तो पैसा लगाना कम हुआ है, सिल्वर में से निकाल रहे उल्टा। अकेला फंड ऐसा ETF है जिसमें से पैसा निकल रहा है, वो सिल्वर का है। यहाँ पे लगातार दूसरे महीने निकला। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है पूजा कि दूसरे बहुत सारे ETF है उनमें पैसा बड़ा बढ़ के आया, 19,800 करोड़ का, यानी कि करीबन 14-15 हज़ार करोड़ रुपए दूसरे ETF में। ये दूसरे ETF कौन से है? इक्विटी फंड, इसमें सेक्टोरल फंड है, थेमेटिक फंड है, ग्लोबल ETFs हैं, डेट फंड है, स्मार्ट बीटा ETF, तो ये सब बहुत सारे हैं। इनमें बड़ा पैसा आया ETF में, और ये पैसा ज़्यादातर आया है EPFO की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, PSUs की तरफ से आता हुआ दिखा है। ये क्या करते हैं, ये मार्च के महीने में ज़्यादा बैलेंस होता है ना, उसको इन फंड्स में पैसा लगा देते हैं, क्योंकि इनमें एक तो क्या कॉस्ट कम है और पैसा लगाना आसान भी है। क्योंकि पैसिव फंड्स में क्या होता है, आपको सबसे मिनिमम पैसा लगता है, जो म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो मिनिमम होता है। तो इसलिए ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स मार्च के एंड में यहाँ पैसा लगाना पसंद करते हैं। सर, लेकिन ETF में निवेश की बात आप कर रहे थे कुछ आंकड़ों की, वहाँ पे नंबर काफ़ी बड़ा दिख रहा है। हाँ, बात वही ETF वाले में। इंडेक्स फंड में तो ठीक है, 3200 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ हुआ, 8100 करोड़ हुआ है। खाली अन्य ETF जो घटे वही घटे जिसमें 19,800 करोड़ जिसकी हमने बात की है। तो अब इसमें एक चीज़ बता दूँ, ओवरऑल आंकड़ों का मैं आपको समझ दे दूँ। मार्च महीने के जो आंकड़े हैं वो म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े वो जोश बढ़ाने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं। नंबर 1, 40,450 करोड़ का आंकड़ा निवेश का बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। म्यूचुअल फंड में लोग जमकर पैसा लगा रहे हैं। स्पेशली इक्विटी फंड का AUM जो है वो 35.5 लाख करोड़ था, वो थोड़ा सा घटकर रह गया 32 लाख करोड़। ऐसे देखा जाए तो 3.5 लाख करोड़ का AUM कम हुआ है। 3.5 लाख करोड़ का AUM कितना हुआ पूजा? 10%, ठीक है। एग्जैक्टली 10% के आसपास AUM गिरा, मार्केट भी उतना ही गिरा है मार्च के महीने में। तो अगर आपके पास 100 रुपये के शेयर हैं, मार्केट ही 10% घट गया तो 99 रह जाएंगे। इसमें जैसे 3500 रुपये है, मार्केट 10% घट गया तो 3200 रह जाएगा। 3550 से 3200 एग्जैक्टली उतना ही है। सो मार्केट की गिरावट का असर है, लेकिन ओवरऑल आंकड़े वैसे बढ़िया, क्योंकि AUM SIP पहली बार 32,000 करोड़ के पास है। बाजार खराब था और मार्च का महीना जो लिक्विडिटी के लिहाज से हमेशा टाइट रहता है, दोनों होने के बावजूद इतना बड़ा पैसा मार्केट में आया, ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब क्लियर है, मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं हमारे, रिटेल इन्वेस्टर्स देश के, जो बाजार की गिरावट का फ़ायदा उठाकर बाजार में अपना पैसा और निवेश बढ़ा रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है बाजार की सेहत के लिहाज से। चलिए, ये तो था ओवरऑल समअप इन आंकड़ों का। लेकिन अब आते हैं आज के टॉपिक पे, और म्यूचुअल फंड का गिफ्ट कार्ड। सर, इसके बारे में कुछ बताइए और इस पर सेबी का क्या विचार है? बहुत बढ़िया ये, और आज की हमारी जो विशेष थीम है इस महीने की, वो आपके हमारे सबके काम की है। कभी भी आप लोगों को, मुझे, पूजा जी या किसी और को गिफ्ट करने का मन करे तो ये जानना समझना जरूरी है। सेबी का है ना एक इरादा है गिफ्ट कार्ड लाने का म्यूचुअल फंड का। और इसमें क्या होता है, जैसे आप गिफ्ट कार्ड होता है, अब सपोज आपके बर्थडे पे किसी को शॉपिंग वाउचर देते हैं, कोई गिफ्ट कार्ड देते हैं कि आपकी जो मर्जी है, आप अपनी पसंद अपना खरीद लो जी। होता है ना, कई बार मुझे पता चला यार इसको क्या गिफ्ट दूँ पता नहीं, लेकिन मुझे 5,000 रुपये खर्च करने, चलो मैंने 5,000 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर दे दिया। भाई ये फलाना शॉप का है, जाके खरीद लेना अपने हिसाब से, करेक्ट। ऐसा ही एक प्लान सेबी का चल रहा है। किसी को भी आप म्यूचुअल फंड गिफ्ट कार्ड कर सकते हैं, किसी को भी, ठीक है, किसी को भी, नॉट ऐसे कि आपके रिलेटिव ही होनी चाहिए, ओके, कोई भी हो सकता है, एनीवन, ठीक है। जिसको मिला है गिफ्ट, फॉर एग्जांपल आपने मुझे दिया, मुझे मिला है, तो मैं उससे जाके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद सकता हूँ। कौन सी यूनिट खरीद सकता हूँ? जो मेरी मर्जी है। ऐसा नहीं कि आप लिख के भेजेगा कि अनिल जी को एक गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है, अनिल जी से फलाना फ्लेक्सी के फंड ही खरीदेंगे ना।
आपने दे दिए पैसे, अब मेरे ऊपर है मैं कौन सा खरीदूं, ये चॉइस मेरी है, ठीक है। अब सेबी ने इस गिफ्ट वाले मामले पे पीपीआई के जरिए अपने सुझाव मांगे। ये अभी तक प्रपोजल है, रूल बना नहीं है, लेकिन प्रपोजल है। पीपीआई मतलब क्या? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। एक तरह से वो आपका एक प्रीपेड कार्ड हो गया, लोडेड गिफ्ट वाउचर है, एक कार्ड, गिफ्ट कार्ड दे दिया कि इसमें 5,000 रुपये तक के अमाउंट है, आपको जो खरीदना खरीदो। इस पर 14 अप्रैल तक पब्लिक कमेंट दिए जाएंगे और उसके बाद इस पर डिसीजन होगा। तो ये सर काम कैसे करेगा म्यूचुअल फंड गिफ्ट कार्ड? ये काम कैसे करे? सिंपल सी चीज़ है, बहुत बहुत ईजी है। पहली चीज़ तो इस म्यूचुअल फंड कार्ड के जरिए मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 साल में, ठीक है। एक गिफ्ट पीपीआई की मैक्सिमम वैल्यू 10,000, यानी 10,000 रुपये से ज़्यादा का कार्ड नहीं दे सकते। इसमें अच्छी बात है। कभी आपको लगता है कि किसी सामने वाले को ये लगे कि कम दिए, तो बोलते भाई क्या करें, 10,000 की लिमिट है तो आपको 10,000 रुपये में काम हो जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जितना भी गिफ्ट कार्ड है, 10,000 का है, 1,000 का है, 5,000 का है, 7,000 का है, एक ही बार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पार्ट में नहीं कर सकते। अच्छा, एक ही बार में जितना आया, मतलब पार्शियली नहीं कर सकते, आंशिक उपयोग की अनुमति नहीं है। 1 साल के भीतर आपको करना होगा, जो भी उसकी डेट है इश्यूएंस की। ऐसा नहीं कि मुझे आज मिला तो मेरे से यहाँ से 1 साल गिनूंगा ना। जिस दिन आप मुझे गिफ्ट करें, जिस दिन आपने म्यूचुअल फंड से गिफ्ट खरीदा हो, गिफ्ट कार्ड खरीदा, मुझे 1 साल के भीतर, अब आप मैंने 3 महीने पहले ही कर दिया कि 3 महीने बाद चलो अनिल जी की बर्थडे आ रही है 2 जून को, तब दूंगे, लेकिन मुझे फिर वो 2 जून से नहीं गिना जाएगा कि मुझे तो बर्थडे पे मिला था। नहीं, जिस दिन पूजा जी ने खरीदा है उसी दिन से गिनना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल तक इन्वेस्ट नहीं किया तो गिफ्ट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने का मतलब नहीं कि आपके पैसे डूब जाएंगे, चिंता न करो, वापस जिसने खरीदा है उसको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि डूबने नहीं वाले हैं, ठीक है ना। आपने लिफाफा बनाया, नहीं दिया तो आपके पास ही रह गया ना, बिल्कुल वैसे वाला हाल है। अब गिफ्ट लेने वाला आदमी, जैसे मुझे गिफ्ट मिला तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा? मैं अपने नाम में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो गिफ्ट वाउचर मेरा हो गया। अब मैं मेरे नाम में इन्वेस्ट करूंगा। अब मैं ले रहा हूँ तो मेरा केवाईसी भी होगा, मेरे सोर्स ऑफ फंड भी ट्रैक किए जाएंगे, साथ ही जो गिफ्ट लेने वाला आदमी, उसकी नाम डिटेल्स, एमएफ पोर्टफोलियो वगैरह वो भी मैच होंगे। जानकारी मैच नहीं हुई तो निवेश नहीं होगा। यानी कि बेसिकली आपके लिए, अगर पहले से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, केवाईसी है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपके लिए केवाईसी वगैरह वो सारे जो पेपर डॉक्यूमेंट जो कराने वो करने पड़ेंगे। अब किसी भी वजह से मिसमैच हो गया और इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो जिसने गिफ्ट कार्ड खरीदा है पैसा उसको चला जाएगा। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, ये नियम जो बनाए गए कि भाई जिसको मिल रहा है गिफ्ट वो जाके डाल दे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई लोग थर्ड पार्टी के थ्रू निवेश कर लेते हैं, तो कभी भी सेबी ये नहीं चाहेगी कि आप थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा लगाएं, कि पैसे तो मेरे हैं, किसी और के नाम से गिफ्ट कार्ड करके लगा दिया। इसीलिए लिमिट भी रखी है कि पर कार्ड 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा, पर पर्सन 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। भाई गिफ्ट कितना देगा, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी कि आपने गिफ्ट कर दी, जाओ लो मेरा फ्लैट, करेक्ट, लिमिट में दो। तो उस हिसाब से ये सारे रेगुलेशन बनाए। और इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, कैसे रेगुलेशन होगा? तो देखो, एक चीज ध्यान में रखो, निवेश हमेशा गिफ्ट लेने के नाम पर ही रहेगा, ठीक है। केवाईसी कंप्लायंस होगा कंप्लीट, मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपर बनाया जाएगा, और जो पीपीआई पर आरबीआई के नियम लागू होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पे जो आरबीआई के नियम यहाँ भी लागू होंगे। गिफ्ट कार्ड के जारी करने और इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो आरबीआई के नियमों के मुताबिक होंगे। इस गिफ्ट कार्ड के पैसे से आप म्यूचुअल फंड के निवेश नियम जो सेबी के तहत आते हैं, सेबी के जो रूल्स है वो अप्लाई होंगे। खास तौर से इसमें ये कि मनी लॉन्ड्रिंग, गलत इस्तेमाल करने जैसी चीज़ों पर सख्ती से मॉनिटरिंग होगी। सेबी ने अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रिक्ट रखा है, और इसीलिए गिफ्ट कार्ड वाले मॉडल में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी दोनों सुनिश्चित की गई है। तो इसमें कोई डर नहीं, जो सही तरीके से ले रहे दे रहे हैं उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत तो इंस्ट्रूमेंट तो काफ़ी अच्छा है सर, लेकिन इसके फ़ायदे भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फ़ायदे बहुत हैं। नंबर 1 फ़ायदा तो ये है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है, मुझे अगर गिफ्ट कार्ड मिला है और मैं जिस तरह से अपने गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। नंबर 1, मुझे अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, फ्यूचर के लिए कोई सेविंग करनी, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है। अब बर्थडे पे आप बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ तो गिफ्ट दोगे, ठीक है। अब आपको पता है इसी को पैसे ये मांगेगा बाद में कॉलेज जाने के वक्त, या फॉरेन में पढ़ने जाना है, या इसकी शादी करनी है, घर खरीदना है, तो उसी के नाम से उसको दे दूँ ताकि अपने आप उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, ठीक है ना। कंट्रोल इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि पूरा का पूरा पैसा लगेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा लगाया थोड़ा उड़ा दिया। नहीं तो 10,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड दिया है, बोले ठीक है पूजा जी ने दिया है, चलो 5,000 तो लगा देते, 5,000 की पार्टी कर लेते। वैसा नहीं, वैसा नहीं, पूरा पैसा जाएगा आपका। यानी पैसे का गलत इस्तेमाल भी नहीं हो सकता,
और फालतू खर्च भी नहीं हो सकता, है ना, ये बड़ी चीज़ है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, आपने मुझे गिफ्ट दे दिया, अब मेरी मर्जी पे है मैं उसको किस पे लगाऊं, फ्लेक्सी कैप में लगाऊं, लार्ज कैप में लगाऊं, स्मॉल कैप में लगाऊं, ETF में लगाऊं, जिसमें मेरी मर्जी है, सोने चांदी वाली स्कीम में लगाऊं, इक्विटी में लगाऊं, जिसमें लगाना चाहे लगा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें सेबी का जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है वो एकदम से सेफ, सिक्योर्ड और रेगुलेटेड है, तो चिंता की भी बात नहीं। अच्छा, मज़े की बात एक और ये है कि भाई अब जैसे कई बार होता है कि दिवाली के वक्त सारी कंपनियां होती है ना, अपने एम्प्लॉय को कोई वो टिफ़िन दे रही है, कोई वाटर बोतल दे रही है, कोई ड्राई फ्रूट्स दे रही है, कोई मिठाई का डब्बा दे रही है। आज के ज़माने में कोई खाता तो है नहीं मिठाई, ठीक है। अब वो ड्राई फ्रूट इतने पुराने तो कई बार क्वालिटी के ख़राब निकल जाते। सबसे बढ़िया बेस्ट क्या है, ये लो जी म्यूचुअल फंड कार्ड, ये गिफ्ट कार्ड पकड़ो, बढ़िया है। कंपनी को तो इतना खर्चा करना है, दे दिया, अपने आप एम्प्लॉय इन्वेस्ट कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं और इसके बड़े फ़ायदे हैं। हो सकता है ये अगर लोगों को समझ में आ जाए, पसंद आए, तो ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहली से ऐसा होता है ना कि अपने भी पहली सेविंग हमने कहाँ से ली, किसी ने हमें दी गई, पेरेंट्स ने या कोई रिलेटिव ने, बड़े लोगों ने किसी स्पेशल ओकेजन पे दी होगी, उसको आपने गुल्लक में डाल दी या उसको आपने बैंक में जाके जमा करा दिया, करेक्ट। सो फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये बहुत बढ़िया है। नंबर 1, सीधा पैसा आपका म्यूचुअल फंड में जाता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता। तीसरा, छोटे छोटे शेयरों में और नए इन्वेस्टर्स तक पहुंच बनेगी, जो पुराने हो तो ठीक है, नए इन्वेस्टर्स में भी पहुंच बनेगी। हमारे यहाँ कैश देने की, शगुन देने की परंपरा पुरानी है, अब वही पैसा खर्च होने के बजाय प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, निवेश करने में आगे आता दिखेगा। अच्छा, एक और बढ़िया चीज़ है कि जो कहते हैं कि अच्छी आदतें जितनी जल्दी लग जाए बढ़िया, और बुरी आदतें ना लगे तो ठीक। खर्चा करने की, आलतू फालतू पैसा खर्च करने की आदत कब लगती है? जब लोगों बच्चों के पास पैसा होता है नहीं तो क्या करेंगे। और अच्छी आदत कब लगती है? जब आप उनको बचपन में सिखा दो। तो बचपन में अगर आपने उनको इन्वेस्टमेंट सिखा दिया तो बहुत बढ़िया। गिफ्ट कार्ड से एक और बढ़िया चीज़ क्या है, शॉर्ट टर्म में खर्चे नहीं होंगे बल्कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगी। क्योंकि जितने बच्चे या लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जितना जल्दी शुरू करेंगे, लंबा उनका उतना ही बढ़िया पैसा बनेगा। और साथ ही साथ कोई फेस्टिवल हुआ, होली दिवाली टाइप, जिस पे दिवाली वगैरह पे दिया जाता है, हैप्पी दिवाली टाइप, या वेडिंग में आप जाके लिफाफा दे रहे हो, है ना, कि भाई, या बर्थडे पर हुआ, इस पर ये फाइनेंशियल गिफ्ट का ट्रेंड बनेगा। इसको हम बनाने की कोशिश भी करेंगे, तो देखते हैं, फायदे बहुत हैं, मजा आएगा। चलिए, इसके फायदे तो बहुत हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है जानने का आज का फंड ऑफ द मंथ। बताइए सर, आज का फंड ऑफ द मंथ। पूजा, पिछले महीने हमने फंड ऑफ द मंथ में स्मॉल कैप फंड दिया था, और स्मॉल कैप फंड वहाँ से 10% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं एक महीने के अंदर। गजब का एक्शन आता हुआ दिखा है। इस बार हम फ्लेक्सी कैप फंड दे रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड 10% चढ़ चुके हैं, मिड कैप फंड अपने लाइफ हाई से 6% ही नीचे बचे। तो अब ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 वजह से। मार्च में वैसे 10,000 करोड़ का निवेश आया भी है। इसमें क्या लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, तीनों आपके पास है। इक्विटी में कम से कम 65% पैसा लग जाता है। तीनों कैटेगरी का डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलता है। और जो आखिरी चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि फंड मैनेजर की टाइमिंग और काबिलियत, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हो गया, अब है ना, अगर 30% नीचे, 28% नीचे आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है तो नो ब्रेनर है, लगा लो, ठीक है। लेकिन अब जब तीनों इंडेक्स नीचे से ऊपर आ गए, तो अब फंड मैनेजर की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कब आपको लार्ज कैप में रहना है, कब मिड कैप में रहना है, कब स्मॉल कैप में रहना है। इसलिए अब बदले हुए माहौल में नीचे से रिकवरी, ये अगर नीचे का लेवल होता वापस से, जैसा पिछले महीने का माहौल था मार्च का, तो मैं पक्का कहता था कि स्मॉल कैप ज़्यादा बेहतर है, पैसा ज़्यादा बनेगा, और बना भी। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा स्मॉल कैप में 3 फंड हमने चुने, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप। तीनों अच्छे हैं, तीनों में से जो आपको पसंद हो लगा सकते हैं। बाकी फंड ऑफ द मंथ के तौर पर हमने इसलिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो HDFC का आपके सबसे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बारी है NFO कॉर्नर की। NFO कम है इस बार। एक्टिव फंड में एक कोटक मल्टी एसेट एक्टिव FOF फंड ऑफ फंड है, 22 अप्रैल को बंद होगा। पहला एक्टिव फंड ये है। दूसरा एक्टिव फंड है ग्रो का,
ग्रो आर्बिट्राज फंड है, ये भी आर्बिट्राज फंड है, इक्विटी नाम का इक्विटी काम का तो है नहीं। पैसिव फंड में एक एक्सिस का है इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जो डिफेंस की इंडेक्स जो बनी हुई है उसी में पैसा लगाएगा, ये 24 अप्रैल को बंद होने वाला है। और पैसिव फंड में एक और है जीरोधा हाइब्रिड इंडेक्स फंड, जो 15 अप्रैल को बंद होने वाला है। मेरा ये मानना है कि वैसे तो चॉइसेस कम है, लेकिन अब एक को कुछ ना कुछ तो पसंद करना ही है, तो फिर एक्सिस इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड ये एक पैसिव फंड है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। चलिए अब बारी है काम की बात की। इस बाजार में कैसे करें निवेश? बहुत सिंपल है। देखिए, बाजार में निवेश करने के लिए आमतौर पर आप क्या चाहते हैं कि भाई मेरी एकदम टाइमिंग परफेक्ट हो, बॉटम में पैसा लग जाए, और खासतौर से इस तरह के मार्केट में जब युद्ध का माहौल हो। लेकिन बॉटम का अनुमान लगाना मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल तो नहीं, मुश्किल जरूर है। जब भी बाजार में बॉटम बनता है, रिकवरी बड़ी तेज आती है। ऐसे में रिकवरी आने से पहले या रिकवरी आने के बाद पैसे लगाने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि युद्ध खत्म होने का और बॉटम बनने का इंतजार करें। जिस दिन लगे युद्ध खत्म हो गया, जिस दिन लगे बॉटम बन गया, फिर पैसा लगाएं तो आप सेफ रहेंगे। फॉर एग्जांपल 22,200 के आसपास युद्ध खत्म होने का संकेत आए, बातचीत का संकेत आए, बॉटम बन जाए, फिर आप पैसा लगाएं, लेकिन तब तक 23,000 साढ़े 23,000 हो जाता है, लेकिन सेफ्टी रहती है। दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्ट ब्लास्ट SIP करें, गिरते हुए बाजार में टुकड़ों टुकड़ों में निवेश करें। ठीक है, या तो समय के हिसाब से पैसा लगा लें या आप लेवल के हिसाब से लगा लें, तो उसको हम शॉर्ट ब्लास्ट SIP करते हैं। वो ज़्यादा तरीका सही है इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमें समझ में आता है। ये दो तरीके हैं आपके लिए जिस तरीके से आप पैसा लगा सकते हैं। अब इसमें मैं आपको समझा दूं कि समय के हिसाब से कैसे पैसा लगा। आप ये सोचिए कि युद्ध कितना समय चलेगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है, लेकिन हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि आमतौर पर लंबा कितना ही चले, लेकिन एक समय के बाद बाजार का रिएक्शन उस पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप ये माने कि अगर युद्ध लंबा चलना भी है, हम ये माने 6 हफ्तों में बाजार उस पर रिएक्शन देना खत्म कर देगा, या ज़्यादा है तो 6 महीनों पर। तो आपको दो तरीके से शॉर्ट ब्लास्ट SIP करनी समय के हिसाब से। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, यार मैं तो लगाना ही, मेरे को तो इसका फ़ायदा उठाना है, 6 महीने बाद पता नहीं भाव क्या रहेंगे, तो मैं 6 हफ्तों में 6 टुकड़ों में पैसा लगा दूंगा जितने भी मेरे पास में। और अगर मैं धीमे धीमे लगाना चाहता हूँ, थोड़ा कम एग्रेसिव हूँ, तो 6 महीनों में लगाऊंगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा। इसको कहते हैं शॉर्ट ब्लास्ट SIP। 6 हफ्तों की है, 6 महीनों की कर लीजिए। अब आइए लेवल के हिसाब से। लेवल में अब आपको पता नहीं, निफ्टी 22,000 पे रुकेगा, 23,000, 18,000, 20,000 भी हो सकता है। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो सिर्फ सिंपल सी चीज़ें, हर 500 पॉइंट की फॉल पे आप निवेश कर लीजिए, 6 या 8 इंस्टॉलमेंट में डाल दीजिए। मैं 24 पे भी डालूंगा, 23.5 पे भी डालूंगा, 22 पे भी डालूंगा, 22.5 पे भी डालूंगा। जिससे आप डिसाइड कर लिए 4 या 6 या 8 लेवल आप गिन लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, जो रिस्क कम लेने वाले हैं, अरे पता नहीं, मैं तो पता चला 24,000 से शुरू किया, 22,000 पे खत्म हो गया, तो निफ्टी 18,000 हो गया, वो भी हो सकता है। तो ऐसे में कम रिस्क लेने की इच्छा है तो 1000 पॉइंट के फॉल पर डालिए। देखिए, ये रिस्क कितनी है इंडिविजुअली आपको देखनी पड़ेगी, और बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है। ना मुझे चाहिए नहीं, पैसा कम बने चलेगा, मुझे लाइफ में नीचे नहीं देखना, नीचे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मेरा बार बार फिर मन करता है गलती तो नहीं कर दी, तो फिर आप युद्ध खत्म होने के बाद डालिए, कौन मना करता है। तब आपके पैसे तो कम मिलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका ऊपर के लेवल पे होगा, कमाई कम होगी, लेकिन रिस्क नहीं। देखिए, ये तो मार्केट में गेम पूरा रिस्क और रिवॉर्ड का है। गिरते बाजार में, कमज़ोर बाजार, देखिए जब बॉटम तभी बनेगा जब सबसे ज़्यादा ख़राब खबरें हो, टॉप तभी बनता है जब सबसे अच्छी खबरें हो। कभी भी अच्छी खबरों पर बॉटम नहीं बना और ख़राब खबरों पर टॉप नहीं बना। तो इसलिए आपको तरीका है शॉर्ट ब्लास्ट SIP का अपनाना है। किस तरह से करना है, टाइम के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, शॉर्ट टाइम में, लॉन्ग टाइम में, छोटे छोटे लेवल पे या बड़े बड़े लेवल पे, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने आपको एग्रेसिव और कम रिस्क वाले दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मैंने आपकी स्ट्रेटेजी रख दी है। बिल्कुल, चलिए इसी नोट के साथ इस मास्टर क्लास में आज इतना ही। हमने मार्च के आंकड़ों का पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा और उम्मीद करते हैं ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।